अच्छा, अब जो मेरे को, मैं पहले तो कल का एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि किसी ने पढ़ा है तो उसी वक्त आंसर देगा वो। मेरे को तुम्हें बताना है, कॉपर को मैंने एक्सट्रैक्ट करके दिखा दिया था तुम्हें, किससे? कॉपर पाइराइट से, CuFeS2 से। ये तुम्हें याद होगा, CuFeS2 से मैंने कैसे कॉपर पाइराइट्स को निकाला था, कॉपर को निकाला था, सॉरी। अब कॉपर को निकालने के बाद आंसर देना है इमीडिएटली। तो तो तुमने पढ़ा है, नहीं तो नहीं पढ़ा है। कॉपर को निकालने के बाद इसकी जो रिफाइनिंग की थी वो कैसे की थी? सर पोलिंग से। हाँ और सर एक वो इलेक्ट्रोलिटिक वाला था। हाँ, इलेक्ट्रिक रिफाइनिंग। और इसकी रिडक्शन क्या कॉपर कार्बन से कर सकते हैं? सर कर सकते हैं लेकिन वो इकोनॉमिकल नहीं होगा। हाँ, तो फिर लिखना नहीं कर सकते ना। हाँ इकोनॉमिकल क्यों नहीं हो? क्योंकि वो होगा ना, हम किससे करेंगे इसकी रिडक्शन? सर इसकी सेल्फ रिडक्शन कर देते हैं। हाँ, सेल्फ रिडक्शन अपने आप ही हो जाएगी ना, उसमें कॉस्ट कट हो जाएगी इससे। सही है। यस सर। हम्म। दूसरा क्वेश्चन सेम है, आंसर देना है इमीडिएटली। तुमने पढ़ा है, नहीं तो नहीं। कॉपर मेटे क्या होता है? सर वो कॉपर और आयरन का वो एक साथ उसके मतलब Cu2 और शायद Fe2O को कहते नहीं नहीं नहीं, गर्व थोड़ा और ढंग से। Cu2S प्लस FeS, याद आ गया कि नहीं? हैं। 98% हाँ Cu2S यस सर। प्लस FeS, और FeS कन्वर्ट हो जाता है FeO के अंदर। ये है कॉपर मेटे। सही है। यस सर। चलो, ये ध्यान रखना इस चीज का, मिस मत किया करो इन चीजों को। नेक्स्ट मैं जो तुम्हें बता रहा हूँ वो है एल्यूमिनियम की एक्सट्रैक्शन। पहले जिंक की। जिंक, दो और है। एक तो है जिंक ब्लेंडेड या स्पेलराइट। इसको जिंक ब्लेंडेड कहते हैं या स्पेलराइट, है ना? जिंक ब्लेंडेड या स्पेलराइट। तो उसमें कैसे करेंगे? पहले इसको साफ किससे करेंगे? सर वॉशिंग से। नहीं नहीं नहीं, साफ किससे करेंगे? किस तरीके से करेंगे? सल्फाइड हो रहा है, किससे करेंगे? अच्छा हाँ एक सेकंड। क्रॉस सल्फाइड। फ्लोटेशन। फ्रॉथ। हाँ, तो बोल नहीं रहा कोई भी। फ्रॉथ फ्लोटेशन, सबको पता है, ये फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड से इसको साफ करेंगे ओर को, तो जर्नल्स मिल जाएगा प्योर फॉर्म में, कंसंट्रेट हो गया है। उसके बाद क्या करेंगे इसमें? उसके बाद क्या करेंगे इसमें? अरे, अब ऑक्साइड में कन्वर्ट करेंगे कि नहीं? ऑक्साइड में कैसे होगा? कैसे होगा ऑक्साइड में कन्वर्ट ये? गर्व, एक एक मिनट सोच रहा हूँ। कैल्सिनेशन। नहीं गर्व, रोस्टिंग नहीं होगा सल्फाइड हो रहा है तो। तुम लोग पढ़ नहीं रहे उसका मतलब। मैंने तो ये कहा ना कि कल तुम आओगे मेरे पास जब ऑफलाइन में, तुम्हें सब पूरा रटा मर्जी चैप्टर ये। मैं पहले सुनूंगा फिर स्टार्ट करूंगा सॉलिड स्टेट। नया चैप्टर स्टार्ट होगा कल से, सॉलिड स्टेट। जेडएनएस में रोस्टिंग कर देंगे तो जेडएनओ प्लस SO2, याद आ गया कि नहीं? यस सर। और उसके बाद कार्बन से रिडक्शन करेंगे, Zn प्लस CO। कार्बन से, याद है ना, इसकी CO से रिडक्शन नहीं होती थी, इसकी किससे होती थी? कार्बन से। Zn प्लस CO मिल जाएगा। क्लियर? Zn प्लस CO, याद आ गया कि नहीं? यस सर। तो ये Zn मिल जाएगा, और उसके बाद करेंगे इसकी इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। ये मेरे को सिखाना है, मेरे को तुम्हें, मैं ये बाद में सिखाऊंगा तुम्हें, सही है? इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग इसकी करेंगे। क्लियर हुआ कि नहीं ये? ध्यान रखना, इसकी बहुत डिटेल है, ऐसा नहीं कि सिर्फ ये मैंने बताया बस ये हो गया। बहुत डिटेल है इसकी, लेकिन तुम्हें इतना ही करना है, इससे ज्यादा मत करो उसमें। क्लियर हो गया कि नहीं ये? यस। नेक्स्ट, दूसरा जिंक का एक और हो रहा है कैलामाइन ओर। इससे भी तुम चाहो तो कर सकते हो। पहले इसको साफ किससे करेंगे? सर इसको इसको साफ किससे करेंगे करेंगे? वॉशिंग से। हाँ, ग्रेविटी सेपरेशन, ग्रेविटी सेपरेशन और लेविगेशन, या हाइड्रोलिक वॉशिंग। ध्यान आ गया कि नहीं? यस सर। तो ZnCO3 मिल जाएगा, और उसके बाद क्या करेंगे इसमें? कैल्सिनेशन कर देंगे। हाँ, अब इसमें कैल्सिनेशन होगा क्योंकि कार्बोनेट हो रहे हैं।
ZnO मिल जाएगा, स्मेल्टिंग करेंगे, Zn मिल जाएगा प्लस CO, आगे इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। क्लियर हो गया कि नहीं है? यस। चलो नेक्स्ट नोट करेंगे एल्यूमिनियम का एक्सट्रैक्शन। आयरन का कर लिया, कॉपर का कर लिया, जिंक का कर लिया, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम Al2O3 है। पहले इसको साफ किससे करेंगे? सर लेविगेशन। बेस्ट मेथड कौन सा? एक और ये कराया हुआ है बहुत डिटेल में, 3 प्रोसेस बताए थे उसमें, 3 प्रोसेस बताए थे, तीनों में से किसी से भी कर सकते हैं। बताओ। नहीं ध्यान? सबको पता है, ये सुनते ही 4 मेथड है, 4 में से कौन सा एम्प्लॉय करेंगे सोच के देखो, और अभी पता लग जाएगा। Yours process. किसने बोला ये? Ajil. हाँ, बहुत अच्छे काजल। बेयर्स प्रोसेस, हॉल्स प्रोसेस, सरफेक्स प्रोसेस, याद आ गया कि नहीं? यस सर। तो ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है, लीचिंग है, केमिकल सेपरेशन है, इससे करेंगे कि नहीं? तो Al2O3 मिल जाएगा प्योर फॉर्म में, प्योर फॉर्म में मिल गया। अब इसमें रिडक्शन करना है, इसका कौन सा रिडक्शन है? इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। ऑक्साइड फॉर्म में है ही ऑलरेडी है, अगर नहीं भी है तो पहले हम इसमें कैल्सिनेशन कर देंगे, ताकि वाटर मॉलिक्यूल्स अगर अटैच्ड है, हाइड्रेटेड वाटर मॉलिक्यूल्स हैं तो वो अलग हो जाएंगे। और उसके बाद क्या करेंगे हम? इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। Al2O3 के लिए इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन, जिसमें हम क्या लेंगे? कार्बन ग्रेफाइट फॉर्म में होगा एनोड, कार्बन जहां पे एल्यूमिनियम मिलेगा तुम्हें, कार्बन ग्रेफाइट की फॉर्म में होगा कैथोड। सही ना? ये होंगे साथ में। अब तुम देखो Al2O3 से मेरे को क्या चाहिए? Al चाहिए, इससे Al चाहिए। अब एक बात बताओ तुम, यहाँ पे इसकी 2Al प्लस 3/2O2, 2Al प्लस 3/2O2, यहाँ पे लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी कम होगी? Al3 प्लस O2 माइनस, लैटिस एनर्जी ज्यादा है कि कम है? सर ज्यादा है। लैटिस एनर्जी बहुत ज्यादा है। Al पे 3 प्लस चार्ज, O2 पे O2 माइनस। ना लैटिस एनर्जी क्या होगी? बहुत ज्यादा। तुम्हें याद भी होगा, मैंने अभी तुम्हें पी ब्लॉक के अंदर एमॉर्फस बोरोन और क्रिस्टलाइन बोरोन सिखाया था कि नहीं? B2O3 में सोडियम डालते थे तो कौन सा बोरोन मिलता था? क्रिस्टलाइन के एमॉर्फस? सर क्या डाला था? सोडियम। सोडियम, सोडियम में मैग्नीशियम डालते थे, सर उससे वो मिलता था अमोर्फस। एमॉर्फस। और अगर एल्यूमिनियम डालते थे तो क्रिस्टलाइन। क्रिस्टलाइन, क्योंकि Al2O3 की एनर्जी बहुत ज्यादा होती है रिलीज की नहीं इसके बनने में। ध्यान आ गया कि नहीं? ये स्टेबल है हाईली। तो Al2O3 से Al मिलना इजी है कि टफ है? सर टफ है। टफ है ना? तो डायरेक्ट कार्बन रिडक्शन तो कर नहीं सकते, करंट पास करना पड़ेगा इसके अंदर। तो Al2O3 से Al मिलना कैसे मिलेगा? सबसे पहले तो इसका मेल्टिंग पॉइंट हम कम करेंगे और इसकी कंडक्टिविटी को बढ़ाएंगे, ताकि ये आसानी से कैथोड पे जा सके। क्लियर है कि नहीं है? दो काम करने हैं, एक तो इसका कंडक्टिविटी को बढ़ाना है, दूसरा इसके मेल्टिंग पॉइंट को कम करना है। सही ना? तो इसके अंदर हम डालते हैं, ध्यान देना, इसके अंदर डालते हैं Na3AlF6। ये मेन काम करता है सॉल्वेंट का, मेन काम करता है सॉल्वेंट का। साथ में डालते हैं हम CaF2। देखो ये टूट करके आयंस देगा कि नहीं बहुत सारे, तो कनेक्टिविटी नेचुरल सी बात है बढ़ेगी। 3Na प्लस प्लस AlF6 3 नेगेटिव। क्लियर है कि नहीं? यस सर। तो ये ध्यान रखना, Na3AlF6 का फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर पूछा जाता है पेपर के अंदर। Na3AlF6 का फंक्शन क्रायोलाइट नाम है इसका। सही ना? क्रायोलाइट, इसका फंक्शन जरूर पूछते हैं। क्लियर है कि नहीं है? यस सर।
सही ना, क्रायोलाइट ये मिलेगा। और कुछ इस तरीके का अरेंजमेंट होगा, ये ऐसे मान लेना। ये आयरन का कंटेनर है, ग्रेफाइट की ऊपर कोटिंग कर रखी है, काम करेगा एनोड। बाहर से इंसुलेटर लगा रखा होता है ताकि करंट वगैरह का खतरा ना रहे, बाहर से इंसुलेटर लगा रखा है। और यहाँ पे ग्रेफाइट की रॉड्स होंगी, ग्रेफाइट की रॉड्स होंगी जो काम करेंगी किसका, कैथोड का। ग्रेफाइट ही एनोड, ग्रेफाइट ही कैथोड। ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन, दोनों कार्बन है। Al2O3 प्रेजेंट होता है इलेक्ट्रोलाइट की फॉर्म में, Al2O3 इलेक्ट्रोलाइट की फॉर्म में। साथ में मिक्स कर दिया हमने, साथ में मिक्स कर दिया क्या हमने, क्रायोलाइट। क्रायोलाइट की डेंसिटी कम होती है, ये ऊपर रहता है लगभग। क्रायोलाइट Na3Al(F6) और CaF2। थोड़ा से अमाउंट में हम Al(F3) भी डालते हैं, थोड़े से अमाउंट में हम Al(F3) भी डालते हैं, सही ना। Na3Al(F6) प्लस Al2O3 प्लस CaF2। Al2O3 तो था ही, प्लस Na3Al(F6) प्लस CaF2, फ्लोर स्पार कहते हैं, CF2 फ्लोर स्पार। Na3Al(F6) को क्रायोलाइट, नाम हमेशा इसी का ही आएगा, जबकि जो मेल्टिंग पॉइंट को कम करता है ना वो CF2 कम करता है। लेकिन पूछेंगे यही कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ क्रायोलाइट। फंक्शन ऑफ क्रायोलाइट, तो पहला क्या है फंक्शन इसका, टू रिड्यूस द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एल्यूमिना। क्लियर, टू रिड्यूस द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एल्यूमिना। दूसरा फंक्शन क्या है, एक्स एज ए सॉल्वेंट। इंक्रीज द, हाँ एक्स एज सॉल्वेंट तो है ही, इंक्रीज द कंडक्टिविटी ऑफ एल्यूमिना। ये इसके मेन फंक्शन है, ये याद रखना तुम। वो करेगा किसके प्रेजेंस में, ये CF2 के प्रेजेंस। थोड़ा सा Al(F3) भी डलता है, थोड़ा सा Al(F3) भी डलता है। क्लियर हो गया कि नहीं इसका फंक्शन पहले। क्लियर हो गया कि नहीं। यस सर। अब देखो अब क्या होगा, एट कैथोड। कैथोड पे क्या होगा, कैथोड पे Al3, देखो Al3 प्लस आयंस है और O2 नेगेटिव है। Al3 प्लस आयन इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे कैथोड से और बन जाएगा Al, ये एल्यूमिनियम बन गया। अब एनोड, ये अगला क्वेश्चन आता है, फंक्शन ऑफ ग्रेफाइट रॉड। एनोड जो है इसका क्या रोल है, अगर हम ग्रेफाइट रॉड एज एनोड ले रहे हैं उसका क्या रोल है। अगर डायरेक्टली O2 रिलीज हो जाती है इस तरीके से, हाफ O2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, अगर O2 डायरेक्टली रिलीज होती तो वो इमीडिएटली एल्यूमिनियम के साथ कंबाइन कर जाती, मोस्ट ऑफ द ऑक्सीजन कंबाइन कर जाती कि नहीं, एयर के दोबारा Al2O3 बन जाता। यस सर। हम तो Al बनाना चाह रहे हैं, लेकिन दोबारा ये क्या हो गया, जो हमने बनाया करंट पास करके वो दोबारा कंबाइन कर गया, दोबारा कंबाइन कर गया, तो मोस्ट ऑफ एल्यूमिनियम अगेन विल बी वेस्टेड एंड विल बी कन्वर्टेड इनटू Al2O3। इसीलिए हम ग्रेफाइट रॉड को एनोड बनाते हैं, क्योंकि वो एनोड ग्रेफाइट जो है वो इसको एब्जॉर्ब कर लेगा इमीडिएटली, CO या CO2 बना के उड़ा देगा। तो इसलिए एनोड की रिएक्शन आती है ना, चाहे तो तुम ऐसे लिख करके C प्लस हाफ O2 गिव्स CO लिख दो, C प्लस O2 लिख करके CO2 लिख दो, ये जो O2 बनी है इमीडिएटली ग्रेफाइट रॉड के साथ ऑक्सीजन गैस कंबाइन कर जाएगी और CO बन के एस्केप कर जाएगी, या CO2 बन, CO बन करके या CO2 बन करके ये एस्केप कर जाएगी। क्या क्लियर है। यस सर। और इस रिएक्शन को तुम चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, C प्लस O2 माइनस, मैं एक बार थोड़ा सा ऊपर ले देता हूँ, C प्लस O2 माइनस गिव CO प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, C प्लस 2O2 माइनस गिव CO2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, ऐसे भी लिख सकते हो चाहो तो। ये कहाँ की रिएक्शन है, एनोड, ये एनोड की रिएक्शन, इसको ऐसे भी लिख सकते हो। तरीका समझ आ गया कि नहीं।
कुछ भी नहीं हुआ इसके अंदर। Al2O3 जो है वो Al3 प्लस प्लस 3 इलेक्ट्रॉन Al3 प्लस प्लस O2 माइनस की फॉर्म में आएगा। किसकी वजह से? क्रायोलाइट की वजह से और फ्लोरोस्पार की वजह से। Na3Al6 और CF2। Na3Al6 क्या करेगा? मेल्टिंग पॉइंट जो है एल्यूमिना का, इसको रिड्यूस कर देगा इस, और दूसरा इसकी कंडक्टिविटी को बढ़ा देगा। तो इसलिए ये आयनिक फॉर्म में आएगा। आयनिक फॉर्म में आते ही Al3 प्लस जो है कैथोड से इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और क्या बन जाएगा? एल्यूमिनियम। और एनोड जो हमने ग्रेफाइट रखा है, एनोड जो ग्रेफाइट रखा है वो क्या करेगा? वो O2 गैस को एज इट इज बाहर नहीं जाने देगा। जैसे ही अगर O2 गैस निकलेगी वो Al के साथ कंबाइन कर जाएगी, तो मोस्ट ऑफ एल्यूमिनियम जो हमने बनाया है वो वेस्ट हो जाएगा दोबारा। तो ये O2 जो है ग्रेफाइट रॉड के साथ कंबाइन कर जाएगा और क्या बना देगा? CO या CO। तो ग्रेफाइट रॉड का फंक्शन और क्रायोलाइट का फंक्शन दोनों पूछे जाते हैं, दोनों इंपॉर्टेंट, क्रायोलाइट का ज्यादा इंपॉर्टेंट। ग्रेफाइट रॉड का फंक्शन क्या है? टू एब्सॉर्ब द ऑक्सीजन रिलीज एंड रिलीज इट इन फॉर्म ऑफ CO और CO2। CO या CO2 की फॉर्म में इसको रिलीज कर देता है। क्लियर हो गया कि नहीं है? यस। तो ये तुम्हें बहुत प्रॉपर तरीके से याद रखना है, इसको भूलना नहीं बिल्कुल, ये काफी इंपॉर्टेंट है। सही ना? अब जैसे इसमें क्वेश्चन, नीट में क्वेश्चन क्या आया हुआ इसका, नीट में क्वेश्चन आया जैसे ग्रेफाइट रॉड है ना, अच्छा उसके बीच में हमने चारकोल का ना पाउडर भी डाल के रखते हैं थोड़ा सा, ये इस तरह से। यहाँ पे ना ग्रेफाइट की रॉड जल्दी जल्दी खत्म होती है, इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे इनके बीच में चारकोल का पाउडर डाल के रखते हैं, ताकि ग्रेफाइट रॉड ज्यादा यूज ना हो। और यहाँ से चारकोल, जो चारकोल यानी कार्बन ही है, कार्बन यहाँ से पोरस फॉर्म में होता है, सरफेस एरिया ज्यादा होता है इसका, आसानी से रिएक्शन करता है, जो O2 माइनस रिलीज होती है और क्या बना देगा? CO या CO2 का। समझिए कि नहीं? यहाँ चारकोल का पाउडर भी डाल के रखते हैं। अब नेक्स्ट जो है इसके अंदर जो क्वेश्चन आया है, जैसे मान लो अगर तुम्हें से 10 किलो या 1 किलो तुमने एल्यूमिनियम बनाया, तो कितना ग्रेफाइट रॉड वेस्ट हो, ये पूछते हैं। 1 किलो एल्यूमिनियम बनाने के लिए कितनी ग्रेफाइट रॉड का, मतलब कितना कोयला तुम्हारा कंज्यूम हो 1 किलो एल्यूमिनियम बनाने के लिए? क्वेश्चन क्लियर है कि नहीं? यस सर। करो ऊपर निकालो इसे। निकाला किसी ने आंसर की नहीं? Al2O3 plus C gives 2Al plus 3CO2। क्या आएगा आंसर?
इसको 3C कर दो, बैलेंस करके निकालो आंसर इसका। कितना ग्रेफाइट वेस्ट होगा, निकल जाएगा कि नहीं इससे? यस सर, निकल जाएगा। बैलेंस करना क्या आएगा, 2Al2O3 आएगा और 4Al, है ना? एक बार चेक करना, 2Al2O3 और 4Al आ जाएगा और यहाँ पे 3CO2 ही रहेगा। एक बार चेक करना, बैलेंस है क्वेश्चन अब? यस सर, तो अब ये क्वेश्चन नीट का है जो आया हुआ है, हो जाएगा क्वेश्चन कि नहीं? है यस सर। मैं एक तुम्हें हिंट देता हूँ, मान लो तुम्हें अगर, ताकि कैलकुलेशन, चलो डायरेक्ट कर लेते हैं, 4 × 27 ग्राम एल्यूमिनियम बनाना है अगर, तो कितना ग्रेफाइट वेस्ट होगा? 3 × 12 ग्राम, इतना वेस्ट हो जाएगा। और अगर तुम्हें एल्यूमिनियम बनाना है 1 किलो यानी 1000 ग्राम, 1 किलो एल्यूमिनियम अगर तुम्हें चाहिए, तो कितना वेस्ट होगा ग्रेफाइट? 3 × 12 डिवाइडेड बाई 4 × 27 इंटू 1000। क्लियर है कि नहीं? यस सर। समझ आ गया कि नहीं है? किसी ने किया था ये? चलो अब मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैंने एक चीज मिस कर दी है इसके अंदर, मैंने प्रोसेस का नाम नहीं बताया। नाम क्या है प्रोसेस का, नोट करेंगे, हॉल हेरोल्ट प्रोसेस। प्रोसेस का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, हॉल हेरोल्ट प्रोसेस। स्टार्टिंग में लिख लेना और 4-5 बार बोल लेना, ताकि नाम याद रहे तुम्हें, क्योंकि नाम से पूछे जाते हैं क्वेश्चन इसके। क्या नाम है इसका? हॉल हेरोल्ट प्रोसेस। नोट कर लेना, हॉल हेरोल्ट प्रोसेस। क्लियर? प्रोसेस का नाम क्या है? हॉल हेरोल्ट प्रोसेस। Al2O3 को साफ किया, क्या प्रोसेस का नाम था? बोलो। बेयर्स प्रोसेस। या दूसरा नाम? सरफेक्स या हॉल। हॉल्स प्रोसेस या सरपेक्स प्रोसेस। हॉल याद आ गया प्रोसेस। कि नहीं? हॉल्स प्रोसेस, बेयर्स प्रोसेस, सरपेक्स प्रोसेस। Al2O3 को साफ करने का, तो Al2O3 साफ हो गया। उसके बाद Al2O3 से Al बनाया, प्रोसेस का नाम अभी बताया है, हॉल हेरोल्ड। ऑल अराउंड। हॉल हेरोल्ड प्रोसेस। अभी बताया ना, हॉल हेरोल्ड प्रोसेस। तो हॉल हेरोल्ड प्रोसेस। और Al को अगर साफ करना है तो आगे तो पता ही तुम्हें क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। प्योर कॉपर मिल जाएगा, प्योर एल्यूमिनियम मिल जाएगा, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। और वो किससे होता है उस प्रोसेस का नाम, इसके रिफाइनिंग का प्रोसेस जो है उसका नाम क्या है? उसका नाम है, बहुत इंपॉर्टेंट, तीनों नाम में याद रहने चाहिए, हुप्स प्रोसेस। तीनों एच से याद रख लो एक तरह से, हॉल्स प्रोसेस, हॉल हेरोल्ड प्रोसेस और हुप्स प्रोसेस। ये एल्यूमिनियम मिल जाएगा प्योर फॉर्म। और इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग मुझे सिखाना है अभी। तो क्या क्लियर हो गया है? क्लियर हो गया कि नहीं ये? यस। तो अब हमने एक तरह से देखो, अभी हमने बहुत कम काम किया, लेकिन जितना किया ना, इससे तुम करोगे तो तुम्हारा इंटरेस्ट बना रहेगा इस चैप्टर के अंदर। हमने जैसे एक्सट्रैक्शन किस किस की पढ़ ली है अभी तक? सर आयरन, कॉपर, जिंक, एल्यूमिनियम। हाँ हाँ, और आयरन, कॉपर, जिंक, एल्यूमिनियम, और सिल्वर की और गोल्ड की भी की है ना? यस सर, वो भी यस होगा। सर। हाँ, सिल्वर की भी, गोल्ड की भी, और भी बहुत सारी है, टिन की भी एक्सट्रैक्शन है, बहुत सारी एक्सट्रैक्शन है। जितना बताया ना, एटलीस्ट इतना पढ़ के रखो जरूर। अब नेक्स्ट जो है, मेथड्स ऑफ रिफाइनिंग। अच्छा, किसी को भी तुम में से याद है, देखते हैं भाई ये बता पाते हो कि नहीं, क्यूपिलेशन क्या था? क्यूपिलेशन भी कराया, बेसिमराइजेशन भी कराया, क्यूपिलेशन क्या था? सर वो पीबीओ, उसमें वो पीबी को पीबीओ बनाते हैं, हॉट एयर डालते हैं, वो 110 होता है। तो किसके अंदर अब आती है इम्प्योरिटी? बिल्कुल सही है, किसके अंदर आती है ये वाली सही है इम्प्योरिटी? उसके सर अंदर AG आते हैं। AU। हाँ, ये किससे बोला अच्छा है? सर इशिता। किससे बोला ये? इशिका? सर इशिता। हाँ, इशिता। हाँ, बिल्कुल सही है। देखो, क्यूपिलेशन करते थे हम जब सिल्वर के साथ लेड की इम्प्योरिटी आ जाए, या गोल्ड के साथ लेड की इम्प्योरिटी आ जाए, तो हम इसको क्या करते,
इसको पीबीओ हॉट एयर का ब्लास्ट पास करके क्यूपेल वेसल लेते थे, याद है मेरे को? कुछ इस टाइप का कुछ डायग्राम आया था एक, नहीं ध्यान आया? फिर इसको यहाँ से हॉट एयर का ब्लास्ट पास करते थे, ध्यान आ गया कि नहीं? क्यूपेल वेसल होता है, बोन ऐश का बना होता है जो, एजी है, पीबी है, पीबी को वो पीबीओ बना करके जो कि वोलेटाइल होता है एस्केप करा देगा। याद आ गया कि नहीं? ये एजी के अंदर पीबी की इंप्योरिटी, क्लियर है कि नहीं? तो ये ध्यान रखना इसके अंदर। वो कई बार ना उल्टा हो जाता है, हमने पीबी को तो पीबीओ बना के उड़ा दिया, क्योंकि पीबी लेड कॉस्ट लेड जो है कॉस्टली नहीं होता है, लेड पॉइजनस भी होता है, तो उसको हमने एस्केप करा दिया। कई बार उल्टा हो जाता है कि पीबी के अंदर सिल्वर की इंप्योरिटी आ जाए, पीबी के अंदर सिल्वर की इंप्योरिटी आ जाए। तो मैं सिर्फ प्रोसेस के नाम बता देता हूँ, ये मेथड्स ऑफ रिफाइनिंग में ही काउंट होता है। 6 बेसिक मेथड्स हैं जिससे ज्यादा पूछा जाता है, ये कम पूछे जाएंगे। पीबी के अंदर अगर सिल्वर की इंप्योरिटी आ जाती है, पीबी के अंदर अगर सिल्वर की इंप्योरिटी आ जाती है, तो सिल्वर को तो हम एस्केप नहीं करा सकते ना, उससे तो प्रोसेस की कॉस्ट निकल जाएगी, उससे तो प्रोसेस की कॉस्ट निकल जाएगी। उसके लिए जो मेथड है ना, उसके लिए मेथड दो हैं, एक है पार्क्स मेथड और एक है पैटिनसंस मेथड। एक पार्क्स मेथड है, एक पैटिनसन मेथड। और पार्क्स मेथड हो या पैटिनसंस मेथड हो, दोनों के दोनों डी सिल्वराइजेशन इनका प्रिंसिपल है। पैटिनसंस मेथड, दोनों पहले पार्क्स मेथड लिया अगर मैंने, पार्क्स मेथड, दोनों का कंसेप्ट क्या है? डी सिल्वराइजेशन। डी सिल्वराइजेशन, एजी के साथ इंप्योरिटी है और पीबी के साथ इंप्योरिटी है किसकी? एजी की। पीबी के साथ एजी की इंप्योरिटी है, हम डालेंगे जिंक ऊपर। पीबी के साथ एजी की इंप्योरिटी है, अगर ऊपर से जिंक डाल देंगे, जिंक के अंदर एजी जो है जिंक के अंदर ज्यादा सोल्यूबल है, ज्यादा डिजोल्व होता है एज कंपेयर टू पीबी, इसलिए एजी यहां से अलग हो जाएगा। और किसके अंदर डिजोल्व हो जाएगा? जिंक के अंदर। हो जाएगा कि नहीं ऐसा जिंक डालते ही? क्लियर है? जिंक के यस अंदर एजी जो है ज्यादा सॉल्युबल है एज कंपेयर टू पीबी। देखो ये अगर तुम ये चेक करोगे ना, इसके अंदर जिंक है, एजी है, जैसे मैंने तुमसे कई बार ये भी पूछते हैं एलॉय किसका बनेगा किसका नहीं बनेगा, जिंक एजी पीबी। जिंक का बताओ पीरियड कौन सा है? जिंक का 4th पीरियड होता है और एजी का 5th पीरियड है और लेड का 6th पीरियड है। कोई डाउट तो नहीं है इसमें? 4th पीरियड का है, ये 5th पीरियड का है, 6th पीरियड का। तो जिंक और एजी आपस में एक दूसरे के साथ एलॉय बना सकते हैं कि नहीं? क्योंकि साइज डिफरेंस कम होगा, दोनों एक दूसरे के साथ एलॉय बना सकते हैं। ऐसे ही एजी और पीबी भी एक दूसरे के साथ एलॉय बना सकते हैं कि नहीं? यस सर बस ये ध्यान रखना, एजी पीबी के साथ एलॉय बना सकता है, एजी जिंक के साथ एलॉय बना सकता है। जिंक के अंदर ये ज्यादा सॉल्युबल। क्या जिंक और पीबी का एलॉय बन सकता है? नो सर साइज डिफरेंस ज्यादा हो जाएगा ना इसमें, साइज डिफरेंस ज्यादा हो जाएगा कि नहीं? यस सर तो इसलिए इसका एलॉय नहीं बनेगा। तो अब इसलिए जिंक के अंदर जो है वो एजी डिजोल्व हो जाएगा, तो ये जिंक के साथ एजी ऊपर आ जाएगा, क्योंकि लेड जो है वो हैवी होता है, 208 वेट होता है, सबको पता है। तो पीबी जो है वो नीचे रह जाएगा, हैवी मेटल, हैवी मेटल नीचे रह जाएगा, इसको अलग कर देंगे। क्लियर हुआ कि नहीं है? अब जिंक के साथ एजी आ गया, तो हम क्या कर देंगे? डिस्टिलेशन। जिंक का तो बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, D10 कॉन्फ़िगरेशन है इसके अंदर, मेटेलिक बॉन्ड बहुत वीक करते हैं, तो डिस्टिल करेंगे तो जिंक तो वेपर्स की फॉर्म में आ जाएगा, चाहो तो इसको रिकलेक्ट कर सकते हैं कूल करके, और एजी अलग हो जाएगा। क्या समझ आया? समझ आ यस गया कि सर नहीं है? डिस्टिल करेंगे तो जिंक अलग हो जाएगा, जिंक अलग हो जाएगा, सिल्वर रह जाएगा। और इसके साथ अगर थोड़ा बहुत मान लो, अगर अब एजी के साथ थोड़ा बहुत पीबी अभी भी है, तो कैसे अलग करेंगे इसको? सर फिर उससे कर देंगे अब क्यूपिलेशन से हाँ, तब क्यूपिलेशन कर देंगे। बता रखा मैंने तुम, अगर एजी के पास पीबी की इंप्योरिटी है तो क्यूपिलेशन करेंगे तो पीबी पीबीओ बन के उड़ जाएगा और एजी रह जाएगा। क्लियर है कि नहीं है? क्या समझ आ गया पार्क्स मेथड? यस सर तो ये ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट चीज है।
और बहुत सिंपल सा तरीका था, पीबी के साथ एजी की, पीबी के साथ क्या आ गया, एजी की इम्प्योरिटी, सही ना, पीबी के साथ एजी की इम्प्योरिटी आ गई। तो अब हमें पीबी को अलग करना है, सिल्वर चाहिए हमें। तो हमने क्या किया, एक ऐसे मेटल के अंदर डिजोल्व किया जिसके अंदर एजी ज्यादा सॉल्युबल होता है, और एजी सॉल्युबल ज्यादा है जिंक के अंदर, तो जिंक और एजी का अब बन जाएगा एलॉय, और पीबी बैठ जाएगा नीचे, जिंक और एजी डिजोल्व करते हो जाएंगे एक दूसरे के अंदर, और पीबी बैठ जाएगा नीचे। और तुम सोचोगे भी तो जिंक और एजी दोनों के दोनों डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ये लेड जो है पी ब्लॉक का एलिमेंट है, तो इसे हैवी मेटल है, नीचे बैठ जाएगा। तो अब जिंक और एजी को अलग करना है, तो डिस्टिलेशन करेंगे, तो जिंक का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, डिस्टिल होकर अलग हो जाएगा, ये एजी रह गया। अगर एजी के साथ थोड़ा बहुत पीबी आ भी गया तो क्यूपिलेशन करके उसको पीबी को पीबीओ बना के उड़ा देंगे। क्या समझ आ गया है पार्क्स मेथड? समझ आ गया है? यस। हाँ, ध्यान रखना लीस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत नाम भी तुम्हें पता है ना तो भी काफी है। क्यूपिलेशन, पार्क्स मेथड, और तीसरा है पैटिंसंस मेथड। पैटिंसंस मेथड भी सेम इसी चीज के लिए है, जब पीवी के अंदर एजी की इंप्योरिटी आए तो हम इसको एस्केप नहीं कर सकते, क्योंकि सिल्वर जो है कॉस्टली होता है। पैटिंसंस मेथड, सही ना, पैटिंसंस मेथड, पैटिंसंस मेथड भी इसी के ऊपर बेस्ड है, ध्यान देंगे। पैटिंसंस मेथड, इसके अंदर क्या है, इम्प्योर जो लेड होगा यानी पीबी और एजी होगा, ये ना थोड़ा इनके बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर बेस्ड है। इम्प्योर पीबी है, और क्या कहते हैं, प्योर पीबी है। बॉइलिंग पॉइंट नहीं, मेल्टिंग पॉइंट, बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन द मेल्टिंग पॉइंट्स ऑफ प्योर मेटल एंड इम्प्योर मेटल। पैटिंसंस मेथड इसके ऊपर बेस्ड है, डिफरेंस इन द, ये भी डी सिल्वराइजेशन करेगा, क्लियर, ये भी क्या करेगा, डी सिल्वराइजेशन। दिस इज बेस्ड ऑन द डिफरेंस इन द मेल्टिंग पॉइंट्स ऑफ प्योर मेटल एंड इम्प्योर मेटल। पीबी का जो, अगर तुम मेल्टिंग पॉइंट चेक करोगे तो 327 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है, इतना ही है ना। और इसका होता है, इसकी इम्प्योरिटी के साथ होता है 302 डिग्री सेल्सियस, 302 डिग्री सेल्सियस का। इम्प्योर लेड अगर है तो 302 डिग्री सेल्सियस, प्योर लेड है तो 327 डिग्री सेल्सियस इसका मेल्टिंग पॉइंट है, यानी 600 केल्विन के आसपास आ जाएगा। 273 ऐड कर देंगे, हाँ 600 केल्विन होता है इसका मेल्टिंग पॉइंट पीबी का। अब इसके अंदर मैंने इसको मैंने अगर ग्रेटर देन, टेम्परेचर ग्रेटर देन 327 डिग्री सेल्सियस रखा तो क्या होगा, तो दोनों किस फॉर्म में आ जाएंगे, सॉलिड से किस फॉर्म में आ जाएंगे, सर लिक्विड। हाँ लिक्विड फॉर्म में आ गए ना पीबीएजी, ये दोनों आ गए लिक्विड फॉर्म में, दोनों के दोनों आ गए लिक्विड फॉर्म में। और अगर मैंने अब टेम्परेचर कर दिया लेस देन 327 डिग्री सेल्सियस बट ग्रेटर देन 302 डिग्री सेल्सियस, तो क्या होगा, लिक्विड फॉर्म में है अभी। सर जो मतलब पीबी है वो सॉलिड में ही कन्वर्ट हो जाएगा और एजी लिक्विड में ही रहेगा। हाँ पीबी सॉलिड हो जाएगा, अब लिक्विड थे, तो अब मैंने इसी वक्त इसके बाद टेम्परेचर मैंने क्या कर दिया, कम कर दिया, तो पीबी तो सॉलिड में रह जाएगा, क्योंकि पीबी का मेल्टिंग पॉइंट कितना था, 327 डिग्री सेल्सियस। और एजी जो है वो किस फॉर्म में आ जाएगा, लिक्विड फॉर्म में। इस तो एजी पीबी रहेगा, नहीं एजी और पीबी का ना ग्रेटर देन है, लेस देन है ना, ये टेम्परेचर जो है ग्रेटर देन 302 डिग्री सेल्सियस है, तो किस फॉर्म में रहेगा ये, एजी पीबी, एजी और पीबी भी हल्का बहुत अगर पीबी रह जाता है अलग तो हो जाएंगे दोनों, भी अलग हो जाएंगे कि नहीं। और एजी पीबी अगर ये सॉलिड फॉर्म में आए तो हम उसको क्या कर देंगे, क्यूपिलेशन के थ्रू अलग कर देंगे। ये समझ आया यहाँ पे क्या किया मैंने, टेम्परेचर पहले 327 डिग्री सेल्सियस किया, तो दोनों के दोनों कन्वर्ट हो गए लिक्विड फॉर्म में, दोनों के दोनों लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो गए। अब उसके बाद मैंने कर दिया टेम्परेचर लेस देन 327 डिग्री सेल्सियस, लेस देन 327 डिग्री सेल्सियस पे तो क्या होगा, पीबी किस फॉर्म में होगा, सॉलिड फॉर्म में होगा, पीबी सॉलिड फॉर्म में होगा, एजी किस फॉर्म में होगा, एजी किस फॉर्म में आएगा, आएगा तो सॉलिड फॉर्म में है ना, हल्का बहुत पीबी रह जाएगा इसके साथ, तो क्यूपिलेशन से इसको अलग कर देंगे। तो डिफरेंस इन मेल्टिंग पॉइंट के ऊपर बेस्ड है, बहुत बार रिपीट करेंगे इसको तो आराम से आसानी से अलग हो जाएगा, सिल्वर से लेड अलग हो जाएगा। सर ये लिक्विड में नहीं होना चाहिए जो लास्ट में एजी और पीबी मिले, क्योंकि 302 से ऊपर का एजी है ना। पीबी, हाँ हाँ ये लिक्विड में आएगा ना, वो तो फिर क्यूपिलेशन से अलग कर देंगे, हो जाएगा भी ये। अब मेरे को मेरा ज्यादा से ज्यादा ना इस चैप्टर के लिए 40 मिनट्स का काम और रह गया। एडिशनल मेथड्स ऑफ, ये मैंने पढ़ाया तुम्हें, मेथड तो रिफाइनिंग है, लेकिन मेन मेथड जो है ना 6 मेथड है रिफाइनिंग, 6 मेथड रिफाइनिंग के हैं।
जैसे पहला डिस्टिलेशन, उसके बारे में थोड़ा बहुत आइडिया तुम्हें, दूसरा लिक्वेशन, मेल्टिंग पॉइंट के ऊपर बेस्ड है, तीसरा जोन रिफाइनिंग, चौथा वेपर फेज रिफाइनिंग, और पांचवा आ जाएगा हमारा मॉन्स प्रोसेस, वैन आर्कल मेथड, और लास्ट एक आएगा इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। हाँ, एक आएगा इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, और लास्ट आ जाएगा क्रोमेटोग्राफी। ये रह गया है, और फिर चैप्टर खत्म ये पूरा। तो इस चैप्टर को भी मैं एक बार तुम्हें खुद सामने से बोल के भी बता दूंगा एक बार कि कैसे कैसे तुम्हें चैप्टर करना है, लेकिन तुम्हें आना चाहिए, याद कर लेना इस चैप्टर को, ये दोबारा होने नहीं है ये वाले चैप्टर। चलिए, ये चैप्टर्स होंगे नहीं दोबारा, और ये करवाएगा भी नहीं कोई भी ढंग से, तो इसलिए इनको जो मैंने करवाया है उसको याद कर लेना जरूर। और कल अपना सॉलिड स्टेट का काम मैंने एक लेक्चर भेजा है, सॉलिड स्टेट के लिए नोट्स सबके बने होने चाहिए उसके, ताकि मैं तुम्हें समझा दूंगा दोबारा, याद भी करके आना है, ताकि थोड़ा जल्दी काम हो जाए। जल्दी करोगे तो फायदा ज्यादा होगा उससे, और सिलेबस जल्दी खत्म होगा तो पेपर ज्यादा हो सकते हैं। तो ये अभी सबका फ्री टाइम है, तो लोग काम करके जरूर आना कल सॉलिड स्टेट का। सर वो हमारा क्वालिटेटिव वाला खत्म हो गया। नहीं, अभी रह रहा है थोड़ा सा, करा दूंगा बीच में कभी है। ठीक है सर।